नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होना है। इसके लिए आज चुनाव तैयारियां तेज हो गई हैं। कल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव अधिकारियों को मतदान सामग्री वितरित की जा रही है। विधानसभा की सभी 230 सीटों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। इस बार मध्य प्रदेश में काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी भी यहां से चुनाव लड़ रही हैं और कुछ सीटों पर उलटफेर भी कर सकती हैं। तो कल का दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अहम है, क्योंकि कल मतदान का दिन है और हम आपसे अपील करते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। तो आपको सुबह से सबसे पहले 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। आपको अपने नज़दीकी पोलिंग बूथ पर, जहां आपकी पर्ची है, जहां की आपका जो पोलिंग बूथ है, वहां जाकर मतदान ज़रूर करना है। और सरकारी दस्तावेज़ कोई अपने साथ ज़रूर ले जाइएगा वेरिफिकेशन के लिए। जो लोग पहले बार वोट कर रहे हैं उनके लिए ख़ास तौर पर यह बात है। और फिलहाल तैयारियां किया हैं। चुनाव आयोग पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। टीमें रवाना हो चुकी हैं, अपने अपने पोलिंग बूथ, जो उनके संबंधित पोलिंग बूथ है वहां पहुंच चुके हैं। और बीजेपी, कांग्रेस, सब ने जमकर चुनाव प्रचार किया। अब बारी है जनता की। जनता अपना वोट देगी और जनता सरकार चुनेगी कि मध्य प्रदेश के कुर्सी पर आखिर कौन काबिज होता है, कौन भोपाल का सूरमा बनता है और उधर रायपुर में कौन सत्ता पर काबिज होता है। ये कल ईवीएम में कैद हो जाएगा और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। कुल 300 सीटें हैं, 230 सीटें मध्य प्रदेश की एक चरण में और 70 सीटें छत्तीसगढ़ की 2 चरण में। कल इन पर मतदान होगा। पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान हो चुका है और पहले चरण के मतदान के बाद अब छत्तीसगढ़ की बाकी 70 सीटों पर कल मतदान होगा। चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मध्य प्रदेश में करीब करीब 5.5 करोड़ वोटर्स हैं जो अपनी अगले 5 साल के लिए सरकार चुनेंगे। और ये तस्वीर आप देखिए, ये अलग अलग मुख्यालयों की तस्वीर है जहां से मतदान कर्मियों को ईवीएम और मतदान की बाकी सामग्री उन्हें वितरित की गई और इसके साथ गाड़ियों से उन्हें भेज दिया गया अलग अलग पोलिंग बूथों पर, जहां जिनकी ड्यूटी लगी है, जहां जिनकी ड्यूटी लगाई गई है। और अंतिम दिन तक भी वोटर्स को लुभाने की कोशिशें हो रही हैं। कई जगह से कैश, साड़ियाँ, गिफ्ट्स बरामद हो रहे हैं। मतदाताओं को अंतिम वक्त पर लुभाने, उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिशें जारी हैं और उस पर चुनाव आयोग की, प्रशासन की लगातार नज़र बनी हुई है। तो 2018 में 114 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी मध्य प्रदेश में, 109 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी और सपा के एक विधायक, बसपा के 2 विधायक और 4 निर्दलीय। सपा, बसपा और निर्दलीय मिला के कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ दोनों राज्यों से मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। भोपाल से मेरे सहयोगी अमृतांश इस वक्त मेरे साथ हैं। वरिष्ठ सहयोगी हमारे देव शिमाली जी ग्वालियर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रायपुर से नीलेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और शिवपुरी से मेरे वरिष्ठ सहयोगी अतुल गौड़ हमारे साथ हैं। हम सबके पास चलेंगे। सबसे पहले देव शिमाली सर, मैं इस खास बुलेटिन की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। देव सर, इम्तिहान की घड़ी आ गई, इंतजार खत्म हुआ। जितना हल्ला शोर मचाना था सियासी दलों को मचा लिया। अब ठप्पे की बारी है और कल, अब तो खैर ठप्पा लगता नहीं, कल बटन दबाएगी जनता और तय कर देगी भविष्य माननीयों का। देव शिमाली जी, आवाज आ रही है आपको? जी, आपसे कट। अभी देव शिमाली जी को आवाज नहीं पहुंच रही है। यही सवाल मैं अतुल जी आपके पास लेके आ रहा हूं। अतुल, कल का यही सवाल कि जितना प्रचार होना था हो चुका, प्रचार थम चुका है, अब जनता जनार्दन की बारी है। अतुल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं पहुंच रही है। अमृतांशी,
आप ही बताइए, इस बार तो युवाओं पे बहुत फोकस है, तो आप बताइए कितने युवा उत्साहित हैं, क्या तैयारियां हैं और जनता कितनी उत्साहित है कल के दिन को लेकर? बिल्कुल आसिफ, कल वो इम्तिहान की घड़ी है जिसका इंतज़ार जो है नेता, मंत्री, जनता सभी करते हैं, क्योंकि जनता को इन दी एंड तय करना है कि इस बार किसको सत्ता में दोबारा से वापस लेकर आना है। और नेता मंत्रियों की तो देखिए अब दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी, क्योंकि सभी नेता मंत्री अब लगातार अपील कर रहे हैं कि जाइए मतदान कीजिए, वोट परसेंटेज बढ़ाना है। निर्वाचन आयोग ने इस बार मध्य प्रदेश में खास तौर से काफ़ी फोकस रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट शेयर बढ़ पाए, और इसको लेकर लगातार कार्यक्रम चलाए गए, कई तरीके के कार्यक्रम आयोजित अलग अलग विधानसभाओं में, जिलों में किए गए। इस बार सबसे खास बात यह है कि इस बार मध्य प्रदेश में 22 लाख से भी ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो कि सरकार किसकी बनेगी इसकी किस्मत जो है वो तय कर सकते हैं। और पहली बार इतनी बड़ी संख्या में फर्स्ट टाइम वोटर्स मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं तय करेंगे कि उनकी पसंद की सरकार कौन सी है। और इसमें बीजेपी और कांग्रेस को काफी मेहनत लगी है सभी युवाओं को जो है वो रिझाने में। बात की जाए महिलाओं की, इस बार मध्य प्रदेश में अगर खास तौर से बात की जाए तो करीब 2 करोड़ वोटर जो है वो महिलाएं हैं। मध्य प्रदेश में महिलाओं का दबदबा इस बार ज्यादा है, और पिछली बार के मुकाबले अगर हम बात करें 2018 की या फिर 2013 की, तो हमेशा जो महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ता ही गया है। और इस बार तो देखिए महिलाओं को सेंट्रिक जो है काफी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार लेकर आई। इसके अलावा जो है कांग्रेस ने जिस तरीके से नारी सम्मान योजना की बात की, गैस सिलेंडर्स की बात की, तो इस बार साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि इस बार महिलाओं को सेंट्रल जो फोकस है वोट बैंक का वो रखा गया है। अगर देखिए आसिफ, हम भी जानते हैं कि अगर बड़ी संख्या में महिलाएं वोट करने निकलती हैं और अगर वो लाडली बहनें होती हैं तो कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। लेकिन इस बार बीजेपी की लड़ाई देखिए जो है खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अपनी अपनी मुश्किलें हैं। सबसे पहले बीजेपी की अगर हम बात करें आसिफ, तो बीजेपी की लड़ाई लाभार्थियों और असंतुष्टों के बीच की है, क्योंकि लाभार्थियों को तो देखिए पैसा मिल गया या फिर जिन भी योजनाओं का लाभ था वो मिल गया, वो तो काफी ज्यादा खुश हैं। लेकिन असंतुष्ट जिनको जो है खास तौर से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई या फिर योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया, जो नॉर्मल जनता को सुविधाएं मिलती हैं शायद वो उन तक पहुंची होंगी। कहीं ना कहीं कुछ जो है संभाग हैं जहां पर अभी पिछड़ापन भी और रोजगार कई जो मुद्दे हैं वो उछल कर आए, खासतौर से बुंदेलखंड का मैं इसमें जिक्र करूंगी। तो इस बार जो है लड़ाई बीजेपी के इन दो वर्गों के बीच में है। इसके बाद अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो जिस तरीके से 2018 में सरकार मिल गई, जनता ने तो गद्दी पर बिठा दिया लेकिन खुद अपनी सरकार नहीं संभाल पाए, और अचानक से देखिए सरकार जाती है और दोबारा से जो सरकार पिछले 15 सालों में थी वो दोबारा से सत्ता पर आ जाती है। तो मध्य प्रदेश ने पिछले 5 साल में जो राजनीति देखी है वो दोनों पार्टियों के साथ देखी है, आधी कांग्रेस और उससे थोड़ी ज्यादा बीजेपी। तो कहीं ना कहीं दोनों को साबित करने का मौका मिला खुद को। लेकिन इस बार जनता के मन में कौन होगा, 3 साल वाली सरकार होगी या फिर 1.5 साल वाली सरकार होगी, ये तो फिलहाल देखिए कल बटन दबाते वक्त जो है जनता को सोचना होगा। लेकिन जनता से यही अपील की जा रही है कि वो मतदान करने जरूर जाए, क्योंकि आखिर में ये लोकतंत्र का पर्व है और राष्ट्रहित के संकल्प के लिए जो है खासतौर से मतदान की अपील नेता मंत्री से लेकर निर्वाचन आयोग सब कर रहे हैं। जी अमृतांशी, मैं लौटता हूं इस पर आपके पास। हमारे साथ हमारे एक और युवा साथी हैं, नीलेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, आपके पास आ रहा, भोपाल का जायजा ले लिया, जरा अब रायपुर की बात करते हैं। वही सवाल, रायपुर के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग कल होने वाले दूसरे चरण के लिए कितने उत्साहित और कितनी सीख मिली उन्हें पहले चरण के मतदान से? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो पहले चरण का मतदान था आसिफ, हम लोग लगातार उत्साह देख रहे थे अपने ही चैनल पे, जब हम कवर कर रहे थे तो आप साथ में थे जब हम लोग कवरेज कर रहे थे, तो उत्साह का जरूर मैसेज दूसरे चरण के लोगों के पास गया है। और जब हमारी आज बात हो रही थी आम लोगों से, जब वोटर से चर्चा हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि इस वोट देना हमारा अधिकार है, हम जरूर देंगे। खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे उनके उत्साह देखते बन रहा था, और उनका ये कहना था कि हमको एक तरह से नया एक्सपीरियंस सरकार चुनने के साथ साथ हम एक जैसे एक लाइफ में पहली बार कोई काम, बड़ा काम करने जाते हैं और उसको लेकर जो उत्सुकता होती है, जैसे हम स्कूल के बाद कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में फर्स्ट डे को लेकर जो उत्सुकता होती है, लगभग वही उत्सुकता ये है कि हम वोट देने जाएंगे, हमारे उंगलियों पर स्याही लगेगी, वो स्याही कैसी होती होगी, वो जो बटन हमको दबाना है वो बटन कितना प्रेस करने के बाद एक्चुअल वोट वाकई में कन्वर्ट हो जाता है, क्या गलती से मतलब कम दबने पे वोट इधर से उधर ना हो जाए। ये सारी उत्सुकता जो है फर्स्ट टाइम वोटर्स के को देखने के लिए मिल रही थी जब चर्चा हो रही थी।
तो कुल मिलाकर ये है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स तो ज्यादा उत्साहित ही हैं। इसके अलावा जो अन्य लोग हैं, जितने भी दूसरे वर्ग के लोग हैं, उनके अंदर भी एक उत्साह है। और जो पहले चरण के जो वोटिंग परसेंट है, लगभग 76%, वो एक तरह से प्रेरणा दूसरे चरण के लोगों को भी दे रहा है कि जो अंदरूनी क्षेत्र थे, रूरल इलाके थे, नक्सल प्रभावित इलाके थे, वहां से अगर उतनी बड़ी संख्या में लोग वोटिंग करने के लिए निकल सकते हैं, तो जो सबसे ज्यादा महफूज इलाके हैं, शहरी इलाके हैं, या ज्यादा कथित तौर पर समझदार लोगों के इलाके हैं, तो वहां से कितने लोग निकलते हैं, ये एक बड़ा देखने वाली भी बात होगी और प्रेरणा देने वाली भी बात होगी। जी आसिफ। रायपुर से जब नीलेश ने बात कही है तो जिज्ञासा भी है, थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजन भी है कि बटन कितना दबाएं। देखिए, बटन इतना ही दबाएं कि टूटे ना, और बटन दबाते ही जब टू की आवाज आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि आपका वोट कास्ट हो गया है। और दूसरी बात, बटन तो आप उसी के सामने दबाएंगे जिसे आप पसंद करते हैं, तो उसके बटन पर गुस्सा मत दिखाइए, आराम से दबाइए, उसके बाद भी लाइन में लोग रहेंगे। तो बटन वो दबाना है बस एक, और जैसे आप अपने सेल फोन पर, स्मार्टफोन पर जब कोई दबाते हैं तो एक वाइब्रेशन आपको फील होती है, वैसी वाइब्रेशन फील नहीं होगी, लेकिन एक टू करके आवाज़ आएगी, एक हल्की सी एक लाइट जलेगी जिस बटन को आपने दबाया है। और अगर कहीं वीवीपैट है तो वहां से पर्ची भी आप निकाल सकते हैं, कंफर्म भी कर सकते हैं किसी को अगर शक सुबह हो। वैसे आप जिस बटन को दबाएंगे, आप मान लिया आपका वोट वहां चला गया। आजकल डिजिटल जमाना है, ये छोटा सा कंफ्यूजन अगर है युवाओं में तो वो क्लियर रहे। वोट जरूर दीजिएगा, बड़ा दिलचस्प ये और बड़ा रोमांचक सा ये एक लम्हा होता है हर किसी की जिंदगी में। हाँ नीलेश, आप उंगली दिखा रहे हैं, उंगली पर सही लगवानी है, ये बात बताना भूल गया। कुछ और भी है क्या नीलेश? नहीं, हाँ। नहीं, ये तो खैर उंगली वाली बात है। मैं एक इशारा कर रहा था कि मुझे कुछ, मैं चूक रहा था, उसको मतलब भूल रहा था, वो मैं मतलब भूल ना जाऊं आगे में, तो मैं आज अभी कह दूं। काफी जरूरी बात मुझे लगी कहने के लिए, जब जिक्र ये हो रहा था कि अब आखिरी दिन बचा हुआ है, और ये माना जाता है राजनीति में, हालांकि पकड़ में जब चीजें आती है तभी समझ में आता है कि ये जो रात होती है वो कयामत की रात होती है, और इसमें कितने लोगों को साध ले, जी, कितने लोगों को साध ले पार्टियां, दल, जो प्रत्याशी हैं। लेकिन एक बड़ा ही रोचक मामला, जब हम चुनाव यात्रा कर रहे थे आसिफ, वो बच्ची जो थी, वो जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, वो कैमरे के सामने बात करने से मना कर दी, लेकिन उन्होंने, एक स्लम एरिया में रहने वाली एक बच्ची थी जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी, उससे जब बात हो रही थी कि आप लोग वोट किन मुद्दों पर देते हैं, तो उनका एक बड़ा जबरदस्त बयान है कि जब प्रत्याशी हमारे घरों में आते हैं तो हमारे घर में हमारे पिताजी या जो मेल पर्सन होते हैं उनको कुछ लुभाने के लिए चीजें दे दी जाती हैं। महिलाएं जब आती हैं तो उनको कुछ लुभाने के लिए उदाहरण के तौर पर साड़ी या कुछ दूसरी चीजें दे दी जाती हैं, और उसके बाद जब प्रत्याशी नेता बन जाता है, जीत जाता है हमारे वोट पाकर, तो हम लोग इस जो स्लम एरिया में रहते हैं वही लोग हमारे पापा को तू, बे या रे करके बुलाते हैं। और वही कुछ दूर पे जब बहुत बड़ी बात है। और एक हिंदी की कहावत है नीलेश कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो ये सस्ते के चक्कर में बार बार रोइए मत, थोड़ा सा तकलीफ ले लीजिए, मत लीजिए उनकी साड़ी, मत लीजिए उनकी शराब, और अपना वोट कास्ट करिए, क्योंकि 5 साल में फिर वो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे अगर आपने आज एक शराब ले ली या आप प्रभावित हो गए। मैं इस पर आता हूँ आपके पास। नीलेश और अमृतांशी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 2 सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट जो मध्य प्रदेश को बहुत बेहतर जानते हैं, छत्तीसगढ़ को जानते हैं। मैं स्वागत करता हूं बाबूलाल शर्मा जी का, इसके साथ साथ सरमन नगेली जी का। सरमन जी, बहुत स्वागत है आपका। बाबूलाल सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप दोनों के पास आऊंगा। मेरे सहयोगी अतुल मेरे साथ शिवपुरी से बने हुए हैं, उनसे सवाल ले लेता हूं, फिर मैं आप दोनों से बात करूंगा। और चूंकि आज विस्तार से बात करने ही बैठे हैं, क्योंकि कयामत की रात है, तो कयामत में तो कहते हैं कि एक एक पल बड़ा भारी लगता है, सदियों जैसा गुजरता है, तो वैसे भी आज जल्दी इसे खत्म करने वाले नहीं है, विस्तार से बात करेंगे। अतुल, मैं आपसे जल्दी से एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद फिर मुझे अपने वरिष्ठ पत्रकारों के पास जाना है। सीधे मेरा वही सवाल है आपसे कि शिवपुरी में क्या माहौल, आसपास क्या माहौल, और जब ग्वालियर चंबल संभाग आपका आसपास लगा हुआ है, तो वहां तो इस बार बड़ी उठापटक है, बड़े बड़े दिग्गज इधर के उधर हो गए, जो कभी गढ़ किसी का था वो किसी का हो गया। अब ये देखना है कि अब की बार ये गढ़ किसका है। बिल्कुल बिल्कुल आसिफ जी, आपने सही बात कह रहे हैं। और जो जिस तरह से ग्वालियर चंबल संभाग में उठापटक देखने को मिली है, खासतौर से सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद में जिस तरह से घटनाक्रम तेजी से बदल करके सामने आया है, और कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इस इलाके में कोई बड़े नेता के रूप में अब तक कोई उभर कर आया है ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। हालांकि दिग्विजय सिंह के जो लड़के हैं, जयवर्धन सिंह, उन्होंने काफी प्रयास किया, गोविंद सिंह जो है उन्होंने भी बहुत सारा प्रयास किया,
किया, लेकिन मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी वो कर नहीं पाई। और बीजेपी में कहीं ना कहीं जब सिंधिया गए हैं तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता उनके साथ में पहुंचे हैं। और यहाँ जो है, अगर इलाके की बात की जाए, श्योपुर की बात की जाए, गुना की, अशोकनगर की, शिवपुरी की, ग्वालियर दतिया की, तो यहाँ से बहुत सारे जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज बीजेपी को मिला है। लेकिन 2018 के चुनावों के जो परिणाम सामने आए थे, उन परिणामों के बाद में अब ये 2023 का एक फाइनल मैच मुकाबला दोनों पार्टियों के बीच में होने जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ से सिंधिया कितनी कयामत कर पाएंगे कांग्रेस के ऊपर और कितना करिश्मा दिखा पाएंगे बीजेपी के लिए, ये बहुत देखना दिलचस्प होगा। आसिफ जी, हम बात कर रहे हैं, आज है कयामत की रात सियासत के लिहाज से और कल है मतदान। तो आज प्रत्याशी दिल थामे बैठे हैं, कल आपकी बारी है, आप जाकर अपना वोट कास्ट जरूर कीजिए। हमारे साथ एक खास पैनल है, वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेली जी भोपाल से और बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ भोपाल से अमृतांशी जोशी और शिवपुरी से अतुल गौड़ और नीलेश मेरे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरमन नगेली जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं सर। सरमन सर, पिछली बार तो बड़ा मसला फंसा हुआ था, भोपाल में थे हम लोग जब हुआ था, 114 पे कांग्रेस आके ठहरी थी, 109 पे बीजेपी आके ठहरी थी, सपा बसपा वालों ने तुरंत अपना साथ दे दिया था और चारों के चारों जितने निर्दलीय थे वो भी कमलनाथ के साथ आ गए थे। फिर तो चीज़ें खैर बदली। इस बार भी आपको लगता है क्या, उस तरह की स्थितियां लगती हैं क्या, कुछ ऐसा मामला फंसा सा रहेगा या जनता किसी एक तरफ झुक सकती है? मैं नहीं पूछूंगा आपसे किधर झुक सकती है, लेकिन जनता एक तरफ झुक सकती है और एक क्लियर मैंडेट हमको मिलेगा। देखिए माननीय आसिफ जी, इस बार का चुनाव राइट फ्रॉम 1956 बिल्कुल अलग, बिल्कुल भिन्न, बिल्कुल रोमांचकारी और बहुत ही संघर्षपूर्ण वाला चुनाव है। हालांकि संघर्षपूर्ण वाले चुनाव पहले भी रहे, लेकिन इस बार का बिल्कुल भिन्न चुनाव है। और इस बार का जो मध्य प्रदेश का मतदाता है वो निश्चित रूप से जो जमीनी जो हकीकत आ रही है, जो लोगों से बात करने के बाद मालूम पड़ रहा है कि या तो वो किसी सत्ताधारी दल के पक्ष में मतदान करेगा या विपक्ष के, यानी कि बीजेपी या कांग्रेस। इस बार सपा बसपा और निर्दलीय की संभावना लोग ऐसा बता रहे हैं कि कम नजर आ रही है, क्योंकि एक लंबा समय जो है ना दोनों दलों का कार्यकाल देखते हुए निकल गया है। कांग्रेस या बीजेपी और मध्य प्रदेश में तो सदैव बाइपोलर पॉलिटिक्स रही है, दो दलीय राजनीति रही है। और देखिए इस बार माननीय आसिफ जी एक बहुत ही एक ऐसा आंकड़ा निकल कर आया है जो इस चुनाव में निर्णायक अपनी भूमिका निभाएगा। पहला आंकड़ा है जो अपरांशी ने भी बताया था कि 22 लाख के लगभग 18 से 19 साल के मतदाता, उनकी संख्या है 22,34,000। और जो 20 से 29 साल का मतदाता है उसकी संख्या है 1,41,00,000। यानी कि दोनों वर्गों, दोनों एज ग्रुप के मतदाताओं को मिला लें तो 1,63,00,000 मतदाता हो जाते हैं। ये मतदाता जिसके पक्ष में चला जाएगा उसकी सरकार बन जाएगी। इसके साथ जो महिलाओं का जो वोटर है वो 1 करोड़ से अधिक है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मतदाता है। तो कहने का मेरा आशय है कि महिला और यंग जिसको इन्होंने साध लिया, चाहे कांग्रेस या बीजेपी, जो भी राजनीतिक दल इनको रिझा लेगा, इनको अपने पक्ष में कर लेगा, उसकी सरकार बन जाएगी। महिलाओं के संदर्भ में जहां तक बात करें तो ये बात सही है कि जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो योजना चलाई है, लाडली बहना योजना, उसका कहीं ना कहीं असर है। लेकिन उसके साथ में उसके असर को जो है ना कम करने का काम कर रहा है एंटी इनकम्बेंसी। यानी कि एंटी इनकम्बेंसी के साथ में लाडली बहना योजना खड़ी हो गई बैरियर के रूप में। अब ये दोनों के बीच में एक तरह से एक अपना ये संघर्ष चलेगा कि जो मतदाता है वो एंटी इनकम्बेंसी के बीच में साथ में जाता है या लाडली बहना योजना के साथ में जाता है। नहीं, मुझे लगता है सर इसमें एक मतदाता के मन में ये भी आपने जो 2 पॉइंट रखे हैं बहुत अहम है। इसके साथ एक चीज और भी कि वो जो सस्ता सिलेंडर 1500 रुपए, वो बातें चल रही हैं उधर से कांग्रेस की तरफ से, वो भी उसके जहन में रहेगा जरूर। मैं सरमन सर इस पर आता हूं आपके पास। बाबूलाल सर बहुत इंतजार कर रहे होंगे अपनी बारी का, और उनसे ज्यादा इंतजार तो बीजेपी खैर इस बार अपने इस चुनाव के लिए कर रही होगी। बाबूलाल सर, इतनी स्थिति बीजेपी की खराब थी 18 में कि वो आंकड़े में आज तक नहीं भूला। धमतरी, कुरुद, बिंद्रा, नवागढ़, राजनांदगांव, ये सीटें मुझे याद आती हैं जो बिलासपुर संभाग और आसपास बीच से कहीं हटके जिन सीटों पर बीजेपी आके ठहरी थी। धमतरी की दोनों सीटें, कुरुद धमतरी, एक उधर राजनांदगांव और जैसा मैंने कहा बिंद्रा नवागढ़, बाकी बिलासपुर तक सिमट गई थी। शायद बीजेपी को आदिवासी सीट उनके पास। हाँ बाबूलाल सर, शायद बीजेपी को कभी इतना इंतजार किसी चुनाव का नहीं रहा होगा जितना 23 का होगा कि कब चुनाव आए, कुछ हासिल करें,
कम से कम कुछ रिकॉर्ड सुधरे। बिल्कुल सही बात कहा आपने आसिफ कि इनके पास आदिवासी सीट सिर्फ 2 थी, बिंद्रानवागढ़ और रामपुर, ननकीराम कंवर और डमरूधस पुजारी। बाकी रमन सिंह जीते थे। 20 सीट जो पहला चुनाव हुआ है पहला चरण का, उसमें सिर्फ रमन सिंह अकेले व्यक्ति थे जो जीते थे। बाकी सारी सीटें जो है भीमा मंडावी जीते थे, तो बाद में फिर वो सीट बदल गई, तो 71 सीटों पर जो है काबिज हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो चुनाव हो रहे हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी को खोने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक बात। इनको सिर्फ पाना ही पाना है, कोशिश इनकी पाने की है। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से अपने जितने भी ओरेटर है, जितने भी बोलने वाले हैं, जो प्रभावित करने वाले बोलने वाले लोग हैं, उनको सारे के सारे लोगों को यहाँ झोंक दिया गया है छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। यहाँ पर अमित शाह कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं ये तक लोगों को ज्ञान में नहीं रहता, संज्ञान में नहीं आ पाता। वो आते हैं चले जाते हैं, मीटिंग लेते हैं, सभा करते हैं, चले जाते हैं। दिवाली के जस्ट दूसरे दिन जो है मोदी जी आ गए, मुंगेली में सभा हो गई। सभा और जाने के समय में जो है दूसरे दिन अखबारों में छपा मोदी जी आए थे, मुंगेली में सभा करके गए हैं। ये स्थिति जो है इन्होंने छत्तीसगढ़ में पैदा की है। माने जहां देखो वहां बड़े बड़े नेता इनके जो है सारे के सारे घूम रहे हैं। ऐसा लगता है मानो कि छत्तीसगढ़ में इन्होंने निवास कर लिया है और लगातार शायद चुनाव के तक यहाँ से हटने वाले नहीं है। ये यहाँ का दृश्य है। लेकिन जनता ने जहां तक जो है इस बार ठाना, कुछ ठाना है, नक्सलियों का डर भी जो है रोक नहीं पाया इनको मतदान करने के लिए। बड़े दिलेरी के साथ उन्होंने कहा कि हम तो चुनाव अपना मतदान करेंगे। धमाका हुआ उसका भी परवाह नहीं की, हाथ काट देंगे कहा नक्सलियों तो भी उन्होंने परवाह नहीं की, फिर भी उन्होंने मतदान किया। ये एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा परिवर्तन नक्सली क्षेत्र में देखने को इस बार मिला है। और सबसे बड़ी चीज जो कहने लायक है, इस बार जो है निर्णायक वोट जो है युवा मतदाताओं के हैं और महिलाओं के हैं। युवा मतदाता जो ग्रामीण वोटर ज्यादा जुड़े हैं युवाओं में, तो ग्रामीण योजनाओं का प्रभाव उन पर है कि नहीं है, ये इस चुनाव में देखने को मिलेगा। और दोनों पार्टियों ने किसानों और महिलाओं को रिझाने का पूरा प्रयास अपने घोषणाओं के अंदर में किया। आप देखेंगे एक मोदी की गारंटी, व्यक्तिगत गारंटी, और एक पार्टी कांग्रेस की गारंटी, माने योजना, ये घोषणा पत्र, ये 2 चीजें जो है आपस में टकरा रही हैं। लोग विचार कर रहे हैं कि आखिर जो है हम मोदी की व्यक्तिगत गारंटी को स्वीकार करें, विश्वास करें, या इनका विश्वास करें। विश्वास का संकट जो है वो ज्यादा जो है मोदी जी के गारंटी पर दिखाई दे रहा है। लोगों में जो चर्चा चल रही है उस आधार पर मैं कह रहा हूं कि मोदी की गारंटी पर कैसे विश्वास करें। उन्होंने तो कहा था कि भाई हम, अगर आपने बोनस ज्यादा दिया, छत्तीसगढ़ की सरकार से कहा था कि 1600 से ज्यादा आपने अगर बोनस दिया तो हम आपका चावल ही नहीं खरीदेंगे। और अब किस रास्ते से वो 3100 रुपए में धान खरीदने को तैयार हो गए? कौन से रास्ते से खरीदेंगे? ठीक बात है। मुझे वो दिन भी आता है, शायद प्रमोद महाजन थे जिन्होंने कहा था कि वो व्यवस्था बिगड़ माफ कीजिए, प्रमोद महाजन नहीं, मेरे ख्याल से शायद वो रामविलास पासवान थे। जब उस वक्त वो बयान आया था बोनस वाला, उन्होंने बयान दिया था कि व्यवस्था बिगड़ जाती है अगर इस तरह की चीजें रहती हैं, जो एमएसपी तय होती है वो कुछ सोच के ही तय होती है। लेकिन अब जब बढ़ा के बात हो रही है तो उसका कितना असर पड़ेगा। मैं लौट रहा हूं बाबूलाल शर्मा सर आपके पास। देव शिमाली जी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ सहयोगी हैं। देव जी, आपसे एक सवाल। सर, वैसे तो आपका नाम देव है, लेकिन फिलहाल तो देवता वोटर है, और कल यही देवता बताएगा किसे श्राप देगा, किसे वरदान। आवाज नहीं पहुंच रही लगता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौट रहे हैं।